Hello students, in today's lecture number 15 on ray optics and optical instrument, we shall have discussion on astronomical telescope. Dear students, already we discussed microscopes. देखिए ऑलरेडी जब हमने बात की थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात की थी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए यूज किए जाते हैं। ये दो टाइप के हमने स्टडी किए, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिमिलरली जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी होती है, जैसे डिस्टेंट स्टार है, प्लैनेट्स हैं, इनकी स्टडी करनी होती है, देन वी यूज टेलीस्कोप्स and there are two types of telescopes. One is refracting type telescope and number two is reflecting type telescope. Again, these refracting type telescopes are of two types. Number one, astronomical telescope, and number two is terrestrial telescope. And this reflecting telescope is also of two types, Cassegrain and Newtonian telescope. So first we shall discuss रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वे टेलीस्कोप हैं जिसमें इमेज फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वे टेलीस्कोप्स हैं जिसमें इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के कारण होता है। नाम से ही पता चल रहा है जैसे, ठीक है। तो अब हम पहले बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखिए क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज आईपीस लेंस। जो दूसरा लेंस है वो आईपीस कहलाता है और पहले वाला लेंस जो है ऑब्जेक्टिव कहलाता है। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा कि दो टाइप के लेंस थे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा टाइप टेलीस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें हम लिख सकते हैं इट इज ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। और इसमें दो लेंस होते हैं, देयर आर टू लेंसेज इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अनदर इज आईपीस। जैसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो है उसका अपर्चर छोटा था, कम था, और जो आईपीस था उसका अपर्चर ज़्यादा था। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है वो कम था और आईपीस का अपर्चर ज़्यादा था। लेकिन टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज़्यादा होता है और आईपीस का अपर्चर कम होता है, ठीक है। क्योंकि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइट आनी चाहिए, जिससे कि जो इमेज का रेजोल्यूशन है वो अच्छा हो। तो उसके लिए हम डायमीटर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर हम ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसमें दिखाई दे, और साथ ही साथ उसका अपर्चर ज़्यादा होने से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसमें आएगी। और जब ज़्यादा लाइट ऑब्जेक्टिव से एंटर करेगी तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट जिसके कारण इमेज बनेगी वो ज़्यादा रेजोल्यूशन की होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ज़्यादा होता है और आईपीस का अपर्चर कम होता है। किसमें? टेलीस्कोप में। द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज यूजुअली द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज यूजुअली लार्ज एज कंपेयर टू आईपीस। आईपीस की तुलना में, वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ एंड अपर्चर। जो फोकल लेंथ और अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव का वो ज़्यादा होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू आईपीस। द टू लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली। दोनों लेंसेज कोएक्सियली माउंटेड होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। एट द फ्री एंड्स ऑफ ए ट्यूब, एट द फ्री एंड्स ऑफ ए ट्यूब, एट द फ्री एंड्स ऑफ ए ट्यूब, ठीक है। एट द फ्री एंड्स ऑफ द ट्यूब, ये लिखिए इसमें। द टू लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ द ट्यूब्स, at the free end of the tube. The distance between these lenses can be adjusted using a rack and pinion arrangement. देखिए कैसे, इसमें आपको बता देता हूँ किस टाइप का डायग्राम होता है। यदि रे डायग्राम की हम बात करें तो ये मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है,
ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। और इधर होता है क्या नाम से आपका आई पीस। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर ज़्यादा रखा जाता है। देखिए जो ऑब्जेक्ट हम टेलीस्कोप से कौन से ऑब्जेक्ट देखते हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो जो लाइट रेज आएंगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से वो कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आ रही हैं और इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं, तो ये लाइट रेज कैसे आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? पैरेलल आ रही है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे है ये तो सीधे निकल जाएगी, और ये वाली जो लाइट रे है ये फोकस से पास होते हुए ऐसे आएगी, और ये वाली लाइट रे भी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं इसका क्या है, यहाँ पर सॉरी ये टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा सीधा कर लीजिए यहाँ से। इस टाइप से, ठीक है। ये लाइट रे आ रही हैं, ये लाइट रे आई, ये कहाँ से आई? इन्फिनिटी पर कोई सोर्स है वहाँ से लाइट रे आ रही हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस था। और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे ये ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा मान लीजिए। ये एंगल अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी अल्फा होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इस जगह पर ये लाइट रेज मिल रही हैं। आप देखिए ये लाइट रेज हमने पैरेलल मानी है क्योंकि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो ये पैरेलल आएंगी। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे सीधे यहाँ पहुंचेगी, और ये लाइट रे आप जानते हो ये फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। ये क्या करेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, और फोकस पर इमेज बनाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। और ये मान लीजिए इमेज है, बट दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। ये इमेज मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है तो ये इमेज मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम इसको इमेज को कहाँ से देखेंगे? आई पीस से देखेंगे। किससे देखेंगे? आई पीस से देखेंगे। और ये है मान लीजिए आई पीस। ये क्या है? आई पीस है। ये आई पीस है, आई पीस है ये, ठीक है। आई पीस का अपर्चर कम होता है और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक लाइट रे मान लीजिए पैरेलल जा रही है इस तरीके से, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेता हूँ O2, ठीक है। तो ये पैरेलल जाने के बाद ये कहाँ से पास होगी? ये इस तरीके से इसके फोकस से पास होगी, आई पीस के फोकस से पास होगी, और ऐसा लगेगा कि ये इधर कहीं से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि इधर कहीं से आ रही है। और दूसरी लाइट रे देखिए ये कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से पास होगी, और ये भी ऐसा लगेगा कि इधर कहीं से आ रही है लाइट रे, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं इस जगह से। तो आपको जो इमेज है वो कहाँ दिखाई देगी? इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है। देखिए ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है और इमेज भी कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। ध्यान दीजिए दोनों ही बातें देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी इन्फिनिटी पर है और जो इमेज है वो भी इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रे डायग्राम आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए एल्फा तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनने वाला एंगल हो गया एल्फा, ठीक है, और आई पर बनने वाला एंगल हो गया एल्फा, ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है। और ये बीटा मान लेता हूँ, ये कौन बना रहा है? ये बीटा बना रहा है, कौन? इमेज बना रही है, ये बीटा इमेज बना रही है आई पर, ठीक है, बीटा एंगल इमेज बना रही है। अब देखिए ये फोकस होगा, ये किसका फोकस होगा? ये जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा एफ ओ, एफ ओ होगा या नहीं? यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होगी इसको आप लिख सकते हैं क्या होगा? एफ ओ होगा, एफ ओ होगा।
और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, एफ ई होगी, क्योंकि इसके फोकस पर ये रखा हुआ है। तो ये देखिए इन्फिनिटी पर इमेज जा रहा है। आप जानते हैं फर्स्ट इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो बनने वाली फर्स्ट इमेज है ये इस आई पीस के लिए क्या होगी बेटा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पर जाएगी। इमेज कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पर जाएगी। ठीक है, और ये एफ हो गया और ये एफ ई हो गया। अब देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का मतलब इन ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके हम उस जगह इनको फिक्स करते हैं जहाँ पर हमें क्लियर रेजोल्यूशन मिल रहा है, हमें इमेज की क्वालिटी अच्छी मिल रही है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी क्वालिटी जहाँ पर हमें अच्छी मिले उस जगह इनको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये दो लेंसेज जो आपने देखे, द टू लेंसेज आर माउंटेड कोएक्सियली एट द फ्री एंड्स ऑफ द ट्यूब। अब जो ये दो लेंसेज हैं दोनों का एक्सिस सेम है इसलिए कोएक्सियली बोला, और इनको दो एंड्स पर फिक्स किया गया है ट्यूब के। और जिस ट्यूब से ये जुड़े रहेंगे उसको टेलीस्कोपिक ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, टेलीस्कोपिक ट्यूब। और टेलीस्कोपिक ट्यूब का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोपिक ट्यूब क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोपिक ट्यूब ये क्या होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये होगा। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यही तो होगा एफ ओ प्लस एफ ई। ये टेलीस्कोपिक ट्यूब का लेंथ होगा जो इस ट्यूब से ये दोनों लेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज लेंसेज कैन बी एडजस्टेड यूजिंग ए रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया। मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिफाइंड। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। तो जो रेशो होगा, रेशो किसका रेशो होता है, मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप में भी वही डेफिनेशन था, टेलीस्कोप में भी वही होगा। रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई by the final image to the angle subtended by at the eye by the object directly when final image and object both lie at infinite distance from the eye। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इन्फिनिटी पर हैं तो उस केस में इस इमेज के द्वारा आई पर बनाया सबटेंड किया गया एंगल बीटा और ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर सबटेंड किया गया एंगल अल्फा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो इसका मैग्नीफाइंग पावर होगा। क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर होगा। इसका मतलब हम मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं हम बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और आप जानते हैं फिर हम बीटा को क्या लिख लेते हैं, टेन बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, और अल्फा को क्या लिख लेते हैं, टेन अल्फा लिख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का। अब इसमें टेन बीटा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, ये निकालने के लिए ये देखिए ट्राइंगल ए डैश ओ टू बी डैश, ए डैश ओ टू बी डैश, इससे टेन बीटा आ जाएगा। और ट्राइंगल ए डैश ओ वन बी डैश, इससे टेन अल्फा आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए डैश ओ टू बी डैश से टेन बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी ए डैश बी डैश अपॉन बेस यानी ओ टू बी डैश। ठीक है, और टेन अल्फा क्या आएगा, कौन से ट्राइंगल से, ए डैश ओ वन बी डैश से टेन अल्फा होगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ वन बी डैश। क्या होगा, टेन ए डैश बी डैश अपॉन ओ वन बी डैश। तो इस तरीके से टेन बीटा और टेन अल्फा हम निकाल लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। तो टेन बीटा क्या आएगा, टेन बीटा एम इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन बीटा। सिंस टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा आ गया हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू बी डैश। कौन से ट्राइंगल से हमने निकाला, ये ट्राइंगल हमने यूज किया ए डैश ओ टू बी डैश, यूजिंग ट्राइंगल ए डैश ओ टू बी डैश। इस ट्राइंगल का यूज करके टेन बीटा निकाल लिया। एंड यूजिंग ट्राइंगल ए डैश ओ वन बी डैश, इस ट्राइंगल का यूज करें तो टेन अल्फा आ जाएगा। टेन अल्फा क्या आएगा, अभी मैंने निकाल के बताया ही था आपको। ठीक है, अभी मैंने निकाल के बताया ही था, ए डैश ओ टू बी डैश, इससे टेन बीटा आ जाएगा। ए डैश ओ वन बी डैश, इससे टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू ऊपर रखें। टेन बीटा क्या है हमारा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ टू बी डैश, और टेन अल्फा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ओ वन बी डैश।
अब ए डैश से बी डैश कैंसिल, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया O1 बी डैश अपॉन O2 बी डैश, ये आ गया O1 बी डैश अपॉन O2 बी डैश। अब O1 बी डैश क्या है देखो जरा, O1 बी डैश क्या होगा, O1 बी डैश यदि इसमें देखें तो O1 बी डैश FO के बराबर हो गया प्लस FO, और O2 बी डैश क्या हुआ माइनस FE होगा या प्लस FE होगा। O2 बी डैश, O2 बी डैश, O2 बी डैश FE हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, O2 बी डैश क्या हो जाएगा विद नेगेटिव साइन FE, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस FE हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए यहाँ पर O1 बी डैश आ गया आपका, O1 बी डैश आ गया FO प्लस का, और O2 बी डैश क्या आया माइनस FE, माइनस FE। तो लिख सकते हो आप सिंपली, इसको क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, FO अपॉन FE, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया, ठीक है। जिसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखें तो FO अपॉन FE आ गया, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में आ गया मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ गया मैग्नीट्यूड की टर्म में। लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, यदि मैग्नीफाइंग पावर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो आपका FO का वैल्यू जो है ज़्यादा होना चाहिए FE से। FO का वैल्यू जब FE से ज़्यादा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए आईपीस से। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा कब होगा, जब इसका अपर्चर ज़्यादा होगा, और इस फोकल लेंथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं और FE को कम से कम रखना चाहते हैं, जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा होगा तो M का वैल्यू भी लार्ज हो जाएगा, M का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। Therefore M would be large, एंड नेगेटिव साइन क्या बताता है यहाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, आप जानते हैं जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि इमेज कैसी होगी, दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात होगी आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसका अपर्चर ज़्यादा होने से ये ज़्यादा एरिया को, वाइडर व्यू हम देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके ऊपर आएगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके ऊपर आएगी तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजोल्यूशन जो होगा इमेज का, वो बेटर होगा, ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम इसमें देख सकेंगे। एक ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखिए बेटा, यहाँ पर लेंस के अंदर लाइट जा रही है, लेंस के अंदर जा रही है, ठीक है। जब लेंस के अंदर जा रही है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब लेंस के अंदर जब जाती है तो वहाँ क्रोमेटिक एवरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्रोमेटिक एवरेशन, आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर से, यानी यदि इस पर व्हाइट लाइट गिराओगे तो इसमें क्रोमेटिक एवरेशन की वजह से हमें कलर्स दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिक एवरेशन का चांस इसमें बढ़ता है। साथ ही साथ ये स्फेरिकल लेंस होते हैं, यदि ये स्फेरिकल नहीं हुए, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं हुए, तो स्फेरिकल एवरेशन का चांस इसमें आ जाता है। एवरेशन का मतलब कमी, एवरेशन का मतलब क्या होता है, कमी। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एक तो क्रोमेटिक एवरेशन आता है और एक स्फेरिकल एवरेशन आता है। दूसरा, लेंस जो है वजन में हैवी होते हैं, इसलिए जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो वजन में हैवी होता है, भारी होता है, और ये साइज में बल्कि होता है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और बल्कि होता है ये सब इसके डिसएडवांटेजेज हैं। इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो अपर्चर है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी लाइट गैदरिंग पावर भी ज़्यादा होने की वजह से जो रेजोल्यूशन आएगा इमेज का वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसेग्रेन टेलीस्कोप की बात करेंगे। कैसेग्रेन टेलीस्कोप एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। और इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या क्या होता है, देखिए,
पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका डिज़ाइन क्या होता है। इसमें एक कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के सेंटर पर एक होल होता है। ये इस टाइप से कॉनकेव मिरर होता है। ये कॉनकेव मिरर, इस तरफ का सरफेस इसका पॉलिश्ड होता है। ठीक है, एक ही कॉनकेव मिरर है और सेंटर में होल किया हुआ है। ठीक है, सेंटर में होल किया हुआ है। एक ही कॉनकेव मिरर है, दो अलग अलग टुकड़े नहीं है। ये 2D डायग्राम है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मिरर स्फेरिकल होता है, आप जानते हो, और उसके सेंटर में होल होता है। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल होता है और उसके सेंटर में होल होता है। तो इस तरीके से ये कॉनकेव एक मिरर है जिसके सेंटर पर होल है। और इस मिरर का जो फोकस होता है वहां पर, यहाँ पर कहीं फोकस होगा इसका, और यहाँ पर रख देते हैं हम एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या रख देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर रख देते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स कहाँ रखा होता है? कॉन्वेक्स मिरर ये रखा होता है कॉनकेव मिरर के फोकस पर। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस पर कॉनकेव मिरर पर लाइट आएगी, कहाँ से आएगी? डिस्टेंस सोर्स से, क्योंकि जो ये भी एक टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर होगा, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होगा, तो उससे जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। अब देखिए, जब किसी मिरर पर पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगी? फोकस पर जाएंगी। ये लीजिए, फोकस पर चली गई, इधर से भी ये फोकस पर आ गई। ठीक है, अब फोकस पर आने के बाद अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ये इस तरफ चली जाएगी लाइट रे, ऐसे ये लाइट रे भी इस तरफ चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। और यहाँ होता है आई पीस। यहाँ कौन रखा होता है? आई पीस, जहाँ से हम देखेंगे। यहाँ होता है आई पीस। क्या होता है? आई पीस, जहाँ से आप देख रहे हो इमेज को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जहाँ से आप देख रहे हो, ये आई पीस में आपको इमेज दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए, लाइट किसी भी मीडियम के अंदर एंटर नहीं कर रही है। यहाँ पर मिरर्स का यूज किया गया है, तो मिरर के अंदर लाइट नहीं जा रही है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन का चांस जो है खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि लाइट जब अंदर जा ही नहीं रही है तो क्रोमेटिक एब्रेशन होगा ही नहीं, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। जबकि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थे इसमें लाइट अंदर जा रही थी। ठीक है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन के चांस बढ़ रहे थे। क्रोमेटिक का मतलब कलर, यदि व्हाइट लाइट गिराओगे तो कलरफुल लाइट हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो और दूसरा, इसमें अंदर कहीं भी स्क्रैच वगैरह हुआ, कई बार हमें जो स्क्रैच होता है लेंस के अंदर वो अंदर होता है, या कई बार मटेरियल नहीं होता है किसी जगह, तो उस वजह से इसके रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली ये रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें कहीं स्क्रैच वगैरह है अंदर, कहीं गैप वगैरह है, तो वो हमें बाहर से पता नहीं चलेगा। तो इसमें ये क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि इसमें ना तो क्रोमेटिक एब्रेशन का चांस है, क्योंकि लाइट अंदर जा ही नहीं रही मिरर के। ठीक है, मिरर के अंदर यानी मीडियम के अंदर एंटर ही नहीं कर रही है, ये तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। नंबर एक, क्रोमेटिक एब्रेशन का चांस खत्म। दूसरा, कोई स्क्रैच वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रैच होगा तो बाहर से हमें दिखाई देगा। और तीसरी बात यह है कि ये पैराबोलिक होते हैं। कौन? मिरर्स। मिरर्स कैसे होते हैं? पैराबोलिक होते हैं, तो इसमें कोई स्फेरिकल एब्रेशन का चांस भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो इमेज बनेगी, अब देखिए इसमें लाइट गैदरिंग पावर इसमें भी उतनी कम नहीं होती है, इसमें भी काफ़ी होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंपैरिजन में इसमें भी काफ़ी लाइट गैदरिंग पावर होती है, तो रेजोल्यूशन इसमें बेटर आएगा। और दूसरा, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो लॉस उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बन रही है। तो इसमें जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर आती है। ठीक है, और ये वजन में हल्के होते हैं मिरर एज कम्पेयर टू लेंस। तो ये पूरा जो कैसेग्रेन टेलीस्कोप होगा, जिसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं, ये कैसे टेलीस्कोप्स होंगे? ये लाइट होंगे वेट में। कैसे टेलीस्कोप होंगे? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वजन में हल्के होंगे, ये लाइट वेट के होंगे। और दूसरा, इनका जो डिजाइन है वो इतना ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, बल्कि नहीं होते, इसलिए वेट कम होगा, और साइज भी उतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी आसान होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेज हैं एज कम्पेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ये सारे एडवांटेजेज हैं। इस टेलीस्कोप के अंदर वी हैव वन कॉनकेव सरफेस ऑफ पैराबोलिक शेप। एक कॉनकेव सरफेस है, ये मैंने यही लिखा है जो आपसे अभी तक बोला था वो मैंने लिख दिया है। ये कॉनकेव शेप का एक क्या होता है? पैराबोलिक शेप का मिरर होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। और कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड एट फोकस।
इसके फोकस पर कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर हैज वन होल जस्ट एट मिड पोर्शन, और कॉनकेव मिरर के मध्य में, मिड में क्या होता है, एक होल होता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर वन आई पीस इज प्लेस्ड, वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला था अभी आपको। वेन एवर लाइट रेज आर इंसिडेंटेड ऑन कॉनकेव सरफेस, जब भी लाइट कॉनकेव सरफेस पर इंसिडेंट की जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल रिफ्लेक्ट एंड फोकस इट, ये लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट रेज आएंगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के ये कॉन्वेक्स मिरर पर जाएंगी, कॉन्वेक्स मिरर इनको आईपीस पर भेजेगा, और फाइनली हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, वेयर वन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलरेडी प्लेस्ड, दिस कॉन्वेक्स मिरर विल रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट रे टुवर्ड्स आईपीस। इस तरीके से जो है कैसेग्रेन टेलीस्कोप में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और यदि इसमें हम देखें तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है FO अपॉन FE, यही रिलेशन आता है, FO अपॉन FE आएगा रिलेशन तो, ठीक है। लेकिन इसमें जो FO है, FO जो होगा वो क्या होगा, R अपॉन 2 होगा। FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्टिव मिरर है, इसमें आईपीस तो लेंस है, FO कौन है, मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है, और FE कौन है, लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ है FE। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है मैग्नीफाइंग पावर को, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की तुलना में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर होता है, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर होता है, एडवांटेजेस होता है। और इसके क्या वजह है, देखिए, ए कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज हाई गैदरिंग पावर। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है उसमें कॉनकेव मिरर होता है, मिरर्स होते हैं, और उनका जो अपर्चर है वो भी हाई होता है, तो उनकी लाइट गैदरिंग पावर भी हाई होगी, और वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लाइट को क्या नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो उससे जो इमेज बनेगी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की होगी। जबकि जो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं उसमें लेंस होते हैं लार्ज अपर्चर के, ठीक है, जो फाइनल इमेज बनेगी, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, और यानी एस्ट्रोनॉमिकल मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर्स होते हैं। तो मिरर्स का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मिरर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जबकि लेंस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि लेंस के अंदर लाइट एंटर कर रही है, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी। सो इवन वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और फेंट स्टार, जो धुंधले स्टार्स हैं, फेंट स्टार्स हैं जिनके पास कम लाइट है, कैन बी इजीली व्यूड, इससे अच्छे से देखे जा सकते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं, किससे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से। अब देखिए, ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ द मिरर, जो मिरर हम यूज कर रहे हैं उसका अपर्चर ज़्यादा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, जो रिजोल्यूशन है, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को सेपरेट देखना। दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये दो पेंसिल हैं, अभी जैसे इन दोनों पेंसिल को मैंने एकदम पास में रखा, एकदम पास में रखा, इतना पास रखा, ठीक है, इतना पास रखा, तो इतना पास रखोगे, इतने पास रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं, यदि आप इनको एकदम क्लियर देख पा रहे हो तो इसका मतलब रेजोल्यूशन अच्छा है। लेकिन जब आप इनको दूर से देखोगे, अभी तो पास से देख रहे हो, जब आप दूर से देखोगे तो ये आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखोगे तो ये टेलीस्कोप जो है इनके बीच के गैप को दिखा देगा, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी जो दो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को, क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को सेपरेट दिखाई दे, ठीक है। ये वास्तव में एक दूसरे से टच नहीं है, लेकिन इनके बीच का गैप काफ़ी कम है, तो हम कई बार आंखों से तो हमें ये एक दिखाई देगा, ठीक है, डिस्टेंट पर है तो डेफिनेटली एक दिखाई देगा, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो हमें देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करना होता है। जैसे दो दूर दूर पर्वत होते हैं, तो जब हम उनको दूर से देखते हैं माउंटेन्स को, तो वो पास पास दिखाई देते हैं, लेकिन जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो वास्तव में उनके बीच का डिस्टेंस हमें पता लगता है। जैसे अर्थ से जब आप स्टार्स को देखते हो तो स्टार्स की डिस्टेंस जो है काफ़ी कम दिखाई देती है, ऐसे लगता है कि डिफरेंट स्टार्स जो है एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। वो ऐसा कब पता चलेगा हमें, टेलीस्कोप से देखने पर। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, दो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेट देखने की
कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, और ये रिजॉल्विंग पावर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है। ठीक है, ये इतना आपको इसके बारे में जानना है। ये हमारे इस सीबीएसई के सिलेबस में अभी 12th क्लास के सिलेबस में से हटा दिया गया है कोरोना पेंडेमिक के कारण, इसलिए हम इसके मीनिंग के बारे में ही जानेंगे, ज़्यादा डिटेल इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एज द ऑब्जेक्टिव इज ए मिरर एंड नॉट ए लेंस। जो ऑब्जेक्टिव है वो एक मिरर है, किसमें? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, क्योंकि जब मिरर होगा तो लाइट अंदर जाएगी नहीं, और जब लाइट अंदर नहीं जाएगी तो क्रोमेटिक एब्रेशन के कोई चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन के चांस नहीं रहेंगे। क्रोमेटिक का मतलब क्या है? एब्रेशन का मतलब कमी, और क्रोमेटिक का मतलब क्या है? कलर से मतलब होता है इसका। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड इमेज ऑफ ए व्हाइट ऑब्जेक्ट, व्हाइट ऑब्जेक्ट का कलर्ड इमेज दिखाई देना, ये क्रोमेटिक एब्रेशन। मैंने आपको बताया था कि लेंस में कहीं क्रैक भी होता है, ये जैसे लेंस है इसमें कहीं अंदर क्रैक हो गया तो वो बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम करेगा ये। ठीक है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन के चांस इसमें बन जाते हैं। जो मिरर है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन के चांस नहीं रहते हैं, किसमें? मिरर में। ठीक है, तो ये ब्लर्ड इमेज जो है, यदि स्फेरिकल एब्रेशन होगा ना तो ये स्फेरिकल एब्रेशन ऑन, यानी एक एग्जैक्ट यदि स्फेरिकल नहीं होगा कौन? लेंस, तो फिर इमेज जो है ब्लर्ड आएगी। कैसी आएगी इमेज? ब्लर्ड आएगी। ठीक है, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट, नॉन पॉइंट बनेगा ऑब्जेक्ट, ब्लर्ड इमेज बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, नॉन पॉइंट और ब्लर्ड इमेज बनेगी। लेकिन अब मिरर के केस में तो स्फेरिकल एब्रेशन का कोई चांस इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो पैराबोलिक होते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें स्फेरिकल एब्रेशन का कोई चांस नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात हुई रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।